हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने पहले लेक्चर्स देख लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। उसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बिजनेस स्ट्रक्चर। तो बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं। अब देखते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो दिस लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू एन इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योर्स रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस एंड फेलियर सेक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सेक्टर्स में देखेंगे इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। ज़ाहिर बात है, आप बिजनेस एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके रोल्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, चैलेंजेस क्या आते हैं बिजनेस करते हुए, और बिजनेस फेल क्यों होते हैं, फेलियर्स की क्या रीजंस होती हैं, हम ये देखेंगे। सो चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर यूज बाय क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कहता है जी प्राइमरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इंडस्ट्रीज दैट एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज एंड प्रोड्यूस बाय अदर फर्म्स। प्राइमरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा सेक्टर होता है जो कि चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, और उसको प्रोसेस करते हैं, दूसरी कंपनीज को प्रोसेस करती हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फार्मिंग, फिशिंग है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है। जैसे फार्मिंग है, किसान फसल लगाता है, तो वो फसल लगा के सारी खुद कंज्यूम नहीं कर लेता, वो आगे और लोगों को देता है, बिकती हैं, मार्केट में जाती हैं, फिर एंड पे हमारे पास आती हैं, वी बिकम द एंड कंज्यूमर ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस तरह फिशिंग है, फिशरमैन जो होते हैं वो फिश कैच करते हैं, फिर मार्केट में आती है, फिश बिकती है। इसी तरह ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, वो एक रॉ फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, उसको फिर प्रोसेसेस होते हैं, तो फिर वो हमारे यूज़ के काबिल बनता है। सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, फर्म्स दैट मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो पहले प्रोसेस में या स्टेप में जो फर्म्स ने चीज़ें निकाली, उसको जो कंपनीज प्रोसेस करती हैं और उनसे फाइन प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो आती हैं जी सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी वाले सेक्टर में। जैसे बेकिंग हो गई, क्लोथ्स मेकिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये क्या करते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं उनको यूज़ करते हुए फर्दर आगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरह एक सेक्टर और होता है हमारे पास, टेरिटरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, फर्म दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड अदर बिजनेस। ऐसी फर्म जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर्स को और बाकी बिजनेस बिजनेस को जो अपने काम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, होटल्स हैं, टूरिज्म है, एक्सेट्रा। अब ये तीनों सेक्टर्स जो होते हैं, ये अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर अगर प्रोडक्ट्स ना निकाले तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, अगर सेकेंडरी सेक्टर ना हो, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना करे, तो टर्टियरी सेक्टर क्या करेगा। तो इसलिए हर सेक्टर की अपनी जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंस है। चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करते हैं। कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर इन एन इकोनॉमी चेंजेस ओवर टाइम। ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। पहली चीज़ क्या आई, किस वजह से हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि आप इंडस्ट्री को ग्रो करते हो, आप चीज़ों को जो है इंडस्ट्रियलाइज कर लेते हो। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, टोटल नेशनल आउटपुट, जीडीपी इंक्रीज कर देता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है वो आपका इंक्रीज कर देता है। जब बिजनेस ज़्यादा होने लग जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, तो इवेंचुअली चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। फिर कहता है रेजेस एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इससे आपके एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी रेज हो जाते हैं। जाहिर है, जब इकोनॉमी में एक इनकम आपकी बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ जाएगी, तो उससे आपका चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं, और आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा अगर एक इकोनॉमी में आ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो लोगों के पास भी जा रहा है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग अपना अपनी अर्निंग्स अच्छी कर रहे हैं, उनकी वेजेस अच्छी हो रही हैं, इससे उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाता है, आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जाती है। लोअर इंपोर्ट्स एंड हायर एक्सपोर्ट्स। जब आप चीज़ें खुद बना रहे होते हो, तो इवेंचुअली क्या होता है, आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी है और फ्लरिश करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे पास पैसे आते हैं, इंपोर्ट बढ़ने से हमारे पास से पैसे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जितने फंड ज़्यादा आएंगे, जितना सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगा, उतनी ही इकोनॉमी बेहतर होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इससे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कि जी आपका अगर इंडस्ट्री लग रही है, कोई नई इंडस्ट्री लगी है, तो वो उतने ज़्यादा लोकल लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करेगी।
जब वो जॉब्स प्रोवाइड करेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, हमारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, लोग पॉवर्टी क्लास से उठ के अगली क्लास में चले जाएंगे, लोगों को काम मिलेगा। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है। गवर्नमेंट का फायदा कैसे है, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, टैक्स होता है। तो इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है आपका। वैल्यू इज एडेड टू आउटपुट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल की आउटपुट होती है उसमें वैल्यू एडिशन करके ही आगे प्रोडक्ट बनाई जाती है, फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक जाती है। अगर आपकी वैल्यू एडिशन ना हो तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक नहीं जाएगी, वो यहाँ पे ही वेस्ट हो जाएगी और जिससे आपका लॉस होगा। ये तो थे बेनिफिट्स। अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, हमारी रूरल और अर्बन माइग्रेशन आ गई। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि ओवर द टाइम्स हमने बड़ी चीज़ें देखी हैं कि जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है। लोग रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज पे प्रेशर ज़्यादा आ गया है और उनके रिसोर्सेज जो हैं वो श्रिंक हो गए हैं। रिसोर्सेज तो उतने ही थे, हमने बढ़ाए नहीं। जब रिसोर्सेज हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाए तो इवेंचुअली क्या हुआ, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर ही लोग पॉपुलेशन बढ़ गई है। इंक्रीज इन कंट्रीज इम्पोर्ट, उससे हमारी कंट्री की इम्पोर्ट भी बढ़ गई, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, उससे क्या हुआ, वो मल्टीनेशनल कंपनीज आई वो जो पैसा कमाती हैं वो बाहर ले जाती हैं। अब जो पैसा वो बाहर ले जाती हैं वो हमारे पास नहीं आता। जब हमारे पास नहीं रहता तो इवेंचुअली वो क्या होता है, मनी जो है वो शिफ्ट हो जाती है किसी और कंट्री में जहाँ की ओरिजिन की वो कंपनी होती है, और उससे उनके लोगों का बेनिफिट होता है, ना कि हमारे लोगों का बेनिफिट होता है। फिर कहता है जी डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या की उन्होंने जी, अब क्या होता है कि वो डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं जी अब हमने डिस इंडस्ट्रियलाइज कर दी हैं चीज़ों को, और उसमें क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, राइजिंग इनकम, एक्स्ट्रा इनकम स्पेंट ऑन सर्विसेज रादर देन मोर गुड्स। आपकी जो इनकम बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सर्विसेज पे स्पेंड हो रही होती है। फिर आप एक बेहतर सर्विस की तरफ जा रहे होते हो, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे होते हो। कंपटीशन फोर्स, कंपटीशन फेस बाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन डेवलप कंट्रीज, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है तो इवेंचुअली क्या होता है कि आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसको तो ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर जाते हैं। जब उनके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर जाते हैं तो फिर वो इवेंचुअली स्विच करने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स गिरा देते हैं ताकि प्रोडक्ट्स और सस्ती बना सकें। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लोग ओन कर रहे होते हैं, वो अच्छी कंपनीज हो सकती हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इंडस्ट्री में ऑल्सो भी क्लासिफाइड इन अदर वेज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कहता है जी it comprises organizations accountable to and controlled by the government। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, ऐसा सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होती है। इसमें उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर कहता है जी इट comprises बिजनेस owned एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसको कौन कंट्रोल करते हैं, इसे कुछ प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, काफ़ी और क्या कहते हैं, कुछ कंपनीज भी हो सकती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो इसको ऑन तो प्राइवेट लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई रूल एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं होते। इन पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं। वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट बाय लॉ इम्प्लीमेंट कर रही है कि जी आपके लिए ये रूल्स को फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। फिर बिजनेस सेक्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करता है, कहता है जी इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ इकोनॉमी अ कंट्री हैज़, कि आपकी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी चल रही है। कमांड इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड, प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट with very few businesses in the private sector। कमांड इकोनॉमी वो होती है, ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, स्टेट ओन कर रही होती है। प्राइवेट बिजनेस बहुत कम होते हैं, लोगों को बहुत कम इजाज़त होती है प्राइवेट अपने काम करने की। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड लार्जली बाय प्राइवेट सेक्टर विद वेरी लिटिल स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें हैं वो पब्लिकली प्राइवेट लोगों की ओनरशिप में होती हैं, और उसमें जो स्टेट का इंटरवेंशन है, जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत छोटा सा है या बहुत ना होने के बराबर होता है। दोनों इकोनॉमीज अपनी अपनी जगह पे बेहतर हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कौन सी बेहतर है कौन सी बुरी है। इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। फिर एक टाइप होती है मिक्स इकोनॉमी। कहता है मिक्स इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स।
अब कहता है जी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑन एंड कंट्रोल बाय द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो मिक्स इकोनॉमी है उसमें क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, कुछ पब्लिक के पास होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, जो मिलजुल के इकोनॉमी चला रहे होते हैं, जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस इकोनॉमी की बेटरमेंट में, उस इकोनॉमी को अच्छा फ्लरिश करने में। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, प्राइवेट बिजनेस सेक्टर देखा जाए तो क्या क्या टाइप होती है, सोल ट्रेडेड होती है, पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड कंपनीज कोऑपरेटिव्स होती हैं। लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड होती है। हम इसको मैं बताया था आपको इसकी फर्दर डिटेल। पब्लिक जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, वो आप खुद अपनी कंपनी के ओनर हो, उसमें जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो भी आपके अकेले की हैं, सारी लाइबिलिटीज बिजनेस की भी और आपकी भी उस सोल ट्रेडर को अकेले ओन करनी पड़ती हैं। इस तरह पार्टनरशिप में आ जाते हैं, पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी होता है आपके पास दो या दो से ज़्यादा लोग हों तो पार्टनरशिप बनती है। जब पार्टनरशिप बनती है उसमें क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या फिर इस तरह से एज पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर ऐसे तीन लोग हैं, एक बंदा 50% का पार्टनर है, बाकी दो 25-25% के पार्टनरशिप बन जाती है। तो वो तीनों का म्यूचुअल कंसर्न होना उसमें बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं लिमिटेड कंपनीज में। लिमिटेड कंपनीज दो टाइप की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि बहुत देर से बिजनेस कर रही है लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। वो उसके शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए ट्रेड नहीं होते। शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के भी होते हैं लेकिन वो पार्टनर्स में आपस में ट्रेड हो जाते हैं। जैसे कोई पार्टनर जाना चाहता है तो वो अपने शेयर किसी और पार्टनर को दे के जाएगा, बेच के जाएगा, या एक नया पार्टनर इंडल्ज करके जाएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आपके पास जो चीज़ें होती हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। यू कैन बाय इवन वन शेयर ऑफ एनी कंपनी एंड यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी अप टू द पर्टिकुलर वैल्यू जिस वैल्यू का आपने शेयर लिया है। उसमें उसके एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहे हो। फिर कॉपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कैटेगरी है, आप कॉपरेशंस बना लेते हो कि जी अच्छा ये हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। अब आ गया सोल ट्रेडर, a business in which one person provides the permanent finance and in return has full control of the business and is able to keep all the profits। अब सोल ट्रेडर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और सारा प्रॉफिट एंड लॉस उस अकेले इंडिविजुअल का है बिजनेस का। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट। कहता है इजी टू सेट अप, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, दैट्स ट्रू। सोल ट्रेडर बनाना बहुत आसान है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप उठो सुबह अपना बिजनेस शुरू कर दो। ऑनर हैज कंप्लीट कंट्रोल, नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी एल्स। जो ऑनर है वो सारा कंट्रोल उसका होता है, वो किसी और को आंसरेबल नहीं है। हाँ, बाय दिस आई डोंट मीन दैट कि कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशंस को आंसरेबल नहीं है। लोग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वो उसमें इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। ऑनर कीप्स ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट ऑनर के पास रहता है, एबल टू चूज टाइम्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्किंग। अब जाहिर है जब आप सोल ट्रेडर हो, आप सारा कुछ आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके वर्किंग आवर्स भी आपके अकॉर्डिंगली होंगे, जो आपको सूट कर रहे होंगे आप वो बना सकते हो। फिर कहता है एबल टू एस्टैब्लिश क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद स्टाफ इफ एनी आर एम्प्लॉयड एंड कस्टमर्स। अब वो सारा अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप या स्टाफ को अच्छा मैनेज करना सारा उसके अकेले इंडिविजुअल का काम होता है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो सोल ट्रेडर के तहत भी चल रही हैं और अच्छा बिजनेस कर रही हैं। बिजनेस कैन बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट और स्किल्स ऑफ द ओनर rather than working as an employee for a large firm। कहता है जी बिजनेस जो है वो बेस करता है किस पे, इंटरेस्ट और स्किल्स पे ऑन लगे, जो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं काम करने की, ना कि वो किसी और एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए जॉब कर रहा हो। तो वो उसमें जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल ट्रेडरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ ऑनर एसेट्स आर पोटेंशियली एट रिस्क। इसमें देखो पहला डिसएडवांटेज, अगर आपकी एडवांटेज में था कि आपके ऊपर कोई, आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, सारा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, इस तरह लायबिलिटी भी है आपकी। जिस तरह सारा प्रॉफिट आपका है इस तरह सारी लायबिलिटी भी आपकी है। इसमें आपके पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल, आपको वो सारा लॉस कवर करना है, चाहे आपके एसेट्स बिजनेस के बियॉन्ड जाके अपने एसेट्स के थ्रू कर रहे हो। ऑफन फेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम बिगर फर्म्स, फॉर एग्जांपल इन फूड रिटेलिंग। तो इन बिजनेसेस में सोल ट्रेडर्स को एक बड़ा टफ कंपटीशन भी मिलता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं, स्पेशली फूड और रिटेलिंग के बिजनेस में। ऑनर इज अनएबल टू स्पेशलाइज इन एरियाज ऑफ द बिजनेस दैट आर मोस्ट इंटरेस्टिंग
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखें, इसमें आप वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो डोमेन जो आप जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है उसके अब सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके आप उसको मैनेज आपने करना है अकेले, वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बेस्ट हो सकता है कि आप उस डोमेन में अच्छे हो लेकिन मैनेजमेंट में अच्छे ना हो, तो वो भी एक आपका डिसएडवांटेज है। पर क्या था, डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल। आप इसमें एडिशनल कैपिटल रेज नहीं कर सकते, जो भी फंडिंग है, जो भी फंड्स हैं, जो भी कैपिटल है, वो इंडिविजुअल उसे अकेले ने अरेंज करना है। चाहे बैंक से लोन लेना है, चाहे खुद से इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है उसे अकेले की सरदर्द है वो। nobody other nobody else is responsible for that. लॉन्ग आवर्स often necessary to make business pay, that's true। उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अकेला मैनेज कर रहा है तो सारी चीज़ें उसने अकेले देखनी है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी एज द बिजनेस डज नॉट हैव सेपरेट लीगल स्टेटस, व्हेन द ओनर डाइज द बिजनेस एंड्स टू। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी बहुत आ जाती है। किस तरह से आ जाती है कि आपका जो बिजनेस है उसकी कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। तो इसी तरह अगर ओनर की डेथ हो गई है या ऑनर डिसीज हो गया, उसके बाद जो बिजनेस है उसका कौन ऑनरशिप में जाएगा, तो वहां पर बिजनेस को फुल स्टॉप लग जाता है। अब आते हैं जी पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप कहता है अ बिजनेस फॉर्म बाय टू और मोर पीपल टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर विद शेयर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड यूजुअली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो बिजनेस होता है, जैसे मैंने पहले बताया, दो से चार लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें आप कैपिटल भी शेयर करते हो, इन्वेस्टमेंट भी शेयर करते हो, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर की जाती हैं। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल ट्रेडर में अकेले पे सारी थी, यहाँ पे पार्टनर्स पे डिवाइड हो जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कहता है पार्टनर्स में स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपके पार्टनर्स हो जाते हैं तो उसमें हर पार्टनर अपने डोमेन में स्पेशलाइज हो सकता है, तो आपको डिफरेंट डोमेन के स्पेशल लोग इकट्ठे मिल सकते हैं काम करने के लिए। शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग भी शेयर्ड हो जाती है। हो सकता है कोई पार्टनर के पास अच्छा एडवाइस हो और तीन चार लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किसी अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाएं। फिर कहता है एडिशनल कैपिटल इंजेक्टेड बाय ईच पार्टनर। और जब भी कैपिटल की जरूरत होती है, किसी एक पे बटन नहीं डलता, तो वो एडिशनल कैपिटल भी इजीली अरेंज हो जाता है। फिर कहता है बिजनेस लॉज इज शेयर बिटवीन द पार्टनर्स। बिजनेस लॉज क्या हैं, वो जितने जितने पार्टनर्स के शेयर्स हैं उनमें आपस में डिवाइड हो जाता है। ग्रेटर प्राइवेसी एंड फॉर एवर लीगल फॉर्मेलिटीज देन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जी इसकी प्राइवेसी ज़्यादा होती है और लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें कम है पार्टनरशिप में, एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज जो होती हैं। ये तो थे इनके एडवांटेजेस। ऑब्वियसली बात है, जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फिर कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर विद सम एक्सेप्शंस। अब इसमें भी जैसे जितना शेयर है उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी अनलिमिटेड आपकी। प्रॉफिट्स भी शेयर्ड होंगे, ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयर करेंगे। As with sole trader, no continuity and the partnership will have to be reformed in the event of death of one of the partners। अब उसमें आपको क्या है, जैसे सोल ट्रेडर है, कंटिन्यूटी का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। जैसे कि प्रॉब्लम की किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उस डेथ को कवर करने के लिए आपको उस पार्टनर के शेयर को कवर करने के लिए बाकियों को मैनेज करना पड़ता है। ऑल पार्टनर्स बाउंडेड बाय द डिसीजन ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो आपको क्या, पार्टनर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो भी ज़ाहिर है बाकियों को मानने पड़ते हैं। नॉट पॉसिबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। आप इसमें पब्लिकली शेयर बेच के अपना कैपिटल एक्स्ट्रा रेज नहीं कर सकते। और सोल टोटल टेकिंग और पार्टनर्स विल लूज इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे सोल ट्रेडर में डिसीजन मेकिंग जो है वो सारी वो कर रहा होता है, इसमें क्या होता है, ज़ाहिर है पार्टनर्स आ जाते हैं तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग आपके हाथ से निकल जाती है। फिर ज़ाहिर है आपको कलेक्टिवली डिसीजन करना है, सब पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन करना है, तो जो सबका डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन समझा जाएगा। अब बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज की। तो कहते हैं देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज एंड द टू फॉर्म्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। लिमिटेड लायबिलिटी, लीगल पर्सनालिटी और कंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज क्या है हमारे पास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, पहले मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लीगल पर्सनालिटीज होती हैं और कंटिन्यूटी का इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। कहते हैं अ स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर ऑफन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। दिस कंपनी कैन नॉट सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसके शेयर्स होते हैं और वो यूजुअली लोग उसी एक सेम फैमिली से या सोशल सर्कल से बिलोंग कर रहे होते हैं, और लेकिन उसके शेयर्स आप जनरल पब्लिक में सेल नहीं कर सकते। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी उतनी है जितनी शेयर्स की हद तक है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, इसकी भी इस कंपनी को एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाता है। कंटिन्यूटी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। अब इसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है शेयर होल्डर की, तो बिजनेस बंद नहीं होता,
बिज़नेस चलता रहता है, वो शेयर होल्डर कहीं और एडजस्ट उसकी जो एब्सेंस है या उसके जो शेयर हैं वो किसी और तरह बाकी पार्टनर्स मिलकर मैनेज कर लेते हैं। ओरिजिनल ओनर इज स्टिल ऑफन एबल टू रिटेन कंट्रोल, और इसमें कंट्रोल जो है ओनर के पास ही रहता है। एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज। अब इसमें आप शेयर्स कैपिटल कैसे रेज कर सकते हो? जो शेयर्स हैं वो बेच के किसको, फ्रेंड्स को, फैमिली को, यानी अपने सोशल सर्कल में शेयर्स बेच के एक्स्ट्रा फंड से हम जनरेट कर सकते हैं। ग्रेटर स्टेटस देन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, और इसका स्टेटस जो है वो अच्छा होता है किसी भी ऐसे बिजनेस से जो लिस्टेड नहीं होता। तो डिसएडवांटेज क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। कहता है जी कि आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, वो बड़ी सख्त होती हैं, और बड़े दे आर प्रीटी टफ इन देयर सेंस। कैपिटल कैन नॉट बी रेज बाय सेल ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, इसमें ज़ाहिर बात है दिस इज अ डिसएडवांटेज। आप कैपिटल रेज तो कर सकते हो जो कि पार्टनर से, लेकिन जनरल पब्लिक से रेज नहीं कर सकते। क्वाइट डिफिकल्ट फॉर शेयर टू सेल शेयर, अब इसमें शेयर बेचना, क्योंकि आप जनरल पब्लिक में नहीं बेच सकते, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए कि शेयर कैसे बेचें और किसी ने क्विट लेना है या एग्जिट होना है। एंड ऑफ ईयर अकाउंट मस्ट बी सेंड टू कंपनीज हाउस अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन देयर, लेस सीक्रेसी ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स इन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी अपने ईयर एंड के अकाउंट जो हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करने होते हैं उसने, लेकिन जो कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर कहता है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहता है लिमिटेड कंपनी often a large business with the legal right to sell shares to the general public. Share prices are quoted in the national stock exchange. ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स जो के जनरल पब्लिक खरीद सकती है और जो जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम शेयर्स की बात करें तो कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम शेयर बेच रही होती है वो आईपीओ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो उसकी शेयर की प्राइस को खुद डिसाइड करते हैं, क्या इधर वो डिस्काउंट पे देंगे शेयर्स या फिर वो प्रीमियम पे देंगे। शेयर की जो बुक वैल्यू है, पार वैल्यू से कहते हैं 10 रुपये होती है, लेकिन जरूरी नहीं है शेयर 10 रुपये का बिके। शेयर 8 रुपए का भी बिक सकता है, शेयर 200 रुपए का भी बिक सकता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें लाइबिलिटी बड़ी लिमिटेड सी है आपकी, नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उस हिसाब से उतनी ही वॉल्यूम की आपकी लाइबिलिटी है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसकी। इसमें बिजनेस में कंटिन्यूटी होती है, ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स फॉर शेयर होल्डर, दिस इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन पीएलसीज। अब इसमें क्या है, आपके पास बड़ा इजी है कि आपने अपने शेयर्स बेचने हैं खरीदने हैं, और तो आप इजीली बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का फायदा है। Access to substantial capital source due to the ability to issue up prospects to the public and to offer shares for sale called flotation। तो उसमें होता है कि आप इजीली फंड्स अरेंज कर सकते हो, कैपिटल को सोर्स अरेंज कर सकते हो। अगर आपको पैसे चाहिए आप वो शेयर्स इशू कर लो, जनरल पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज इंफॉर्मेशन। जारी बात है, जब आप कंपनी बना रहे होगे तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो गई है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर क्रिएटिंग सच अ कंपनी। तो वो कंपनी बनाने के लिए जो आपके लीगल लोग आपके साथ अटैच हो रहे हैं, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको बेयर करनी पड़ती है। शेयर प्राइसेस सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन सम टाइम फॉर रीजन बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे शेयर प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो बिजनेस के आपका नहीं ज़्यादा हुआ तो शेयर प्राइसेस नीचे आ गई। अगर बिजनेस आपका बहुत अच्छा हो गया, इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है तो शेयर प्राइसेस बढ़ गई। लीगल रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स एंड द पब्लिक, फॉर एग्जांपल एनुअल पब्लिकेशन ऑफ डिटेल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। इसके लिए मैंडेटरी है कि इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है और जनरल पब्लिक से शेयर करनी पड़ती है कि जी ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है। रिस्क ऑफ टेक ओवर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें बड़ा प्रॉब्लम रिस्क होता है कोई और कंपनी आपको टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके 49% शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई एक बड़ी कंपनी से यहाँ पर 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मार्केट से 49 खरीदेगी तो उसके पास 59% शेयर्स हो जाएंगे, तो 59% शेयर्स का मतलब है कि उसका जो कंट्रोल है उस बंदे के पास चला गया। फिर कहता है डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर इन्वेस्टर्स। और डायरेक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उसके उनके ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टर्स के हाथों, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने आपके बल्क में शेयर्स परचेज किए होते हैं वो आपको मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ों को मैनेज कर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए, कुछ डिफिकल्टीज फेस हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आप मुझसे पूछ सकते हो।